हेलो दोस्त, मेरा विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे इस ऑनलाइन स्पेशल थिएटर में मूवी देखने के लिए आपका स्वागत है। यह कहावत तो हम सब लोगों ने सुनी होगी कि आदमी जो भी ठान लेता है वह पूरा करके ही दम लेता है, चाहे वह सकारात्मक सोच के साथ हो या नकारात्मक सोच के साथ। पर हाँ, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। आपने बहुत चोरी या फ्रॉड के किस्से सुने होंगे, पर ऐसे बहुत कम ही हैं जिसमें ना कोई गोली चली, किसी एक की भी डेथ नहीं हुई, ना किसी को चोट लगी, फिर भी चोरी परफेक्ट तरीके से हुई। आज की यह मूवी भी उसी डिटर्मिनेशन पर आधारित है, जिसमें 6 लोग मिलकर चोरी करने प्लान बनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करते हैं और इसे देश की एक सबसे बड़ी और सक्सेसफुल चोरी बना देते हैं। असलियत में ये चोरी अर्जेंटीना में होती है 2006 में, बैंक रियो में। इस मूवी का नाम है द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। फिल्म जो 2020 में स्पेनिश लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, जिसके फिल्म डायरेक्टर हैं एरियल विनोग्रेड। ये मूवी एक सुपरहिट और अर्जेंटीना की हिस्ट्री में हाईएस्ट ग्रोस कलेक्शन के मामले में ये मूवी आज भी दूसरे नंबर पर है। चलिए मूवी को मिलकर देखते हैं और समझते हैं। फर्नांडो जो एक पेंटर है, अपने घर में कुछ काम कर रहा होता है और हमें यह भी दिखाया जाता है कि वह पार्ट टाइम मार्शल आर्ट टीचर की नौकरी करता है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, 2 जगह काम करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है। एक रात यही सोचते हुए वह कोचिंग से वापस रिटर्न जा रहा होता है और रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। वह एक जगह रुककर सिगरेट जलाता है। पास से गुजर रही हुई कार की वजह से उसकी सिगरेट बुझ जाती है। वह गुस्से में सिगरेट को फेंक देता है और बस यूं ही खड़ा हुआ उस सिगरेट को बहते हुए वह देखता है कि वह सिगरेट सड़क के बने हुए एक मेल होल में नीचे चली जाती है, जो कि बैंक रियो के पास में होती है। तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है चोरी करने का आइडिया। वह फिर पास में बने हुए पुल के पास जाता है और वो देखता है कि बारिश का सारा पानी उस गटर के नीचे जा रहा है। उस नाले के अंदर जाता है, वो वह देखता है कि उसके अंदर एक सुरंग बनी हुई है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जिसमें वह अपने फ्रेंड के पास जो कि एक मैकेनिक का काम करता है, वह अपने आइडिया को उससे शेयर करता है और फिर उसका दोस्त उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि इस चीज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और हमारे पास पैसे नहीं, और 2 लोगों की मदद से चोरी नहीं हो सकती, उसमें काफी खतरा भी है, उसके लिए हमें फुल प्रूफ प्लान की जरूरत। तो वो उसको बोलता है कि इस प्लान में वह उसके साथ है, लेकिन अगर वह पूरा पैसा और फुल प्रूफ प्लान के साथ आए तो वह उसको गुड बोलने के बाद अपने दूसरे फ्रेंड के पास, जो दोनों चर्च में बैठकर बातें कर रहे होते, वह एक अधेड़ उम्र का आदमी होता है। फर्नांडो उसे अपने प्लान के बारे में बताता है और पैसों को अरेंज करने के बारे में बोलता है, लेकिन वह भी अपनी खस्ता हालत के बारे में बताता है और पैसों को देने के लिए मना कर देता है, लेकिन वह बोलता है कि वो उसके साथ जरूर है। उसकी बातें सुनने के बाद फिर अपने दूसरे फ्रेंड के पास जाता है। वह बहुत उम्मीद लेकर इस फ्रेंड के पास जाता है, क्योंकि यह जो उसका फ्रेंड होता है पेशेवर चोर होता है। उसका नाम मारियो है, जो चोरी और हेरा फेरी का काम। उसकी एक बेटी है जो कि सलून में काम करती है, लेकिन उसको अपने पिता के काम के बारे में कुछ नहीं पता होता। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और हर बार कुछ न कुछ पैसे जरूर देकर जाता है उसके शौक को पूरा करने। उसकी काबिलियत को साबित करने के लिए हमें एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें वह एक कंपनी के अंदर जाता है रात के अंधेरे में और अपने ट्रैकर की मदद से उस तिजोरी में से सारे पैसे चुरा लेता है। वह स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वह डायरेक्ट फर्नांडो को पूछता है कि उसके आने का असली कारण क्या है। तो फर्नांडो उसे अपने प्लान के बारे में बताता है और बोलता है हम लोग अगर यह चोरी कर ले तो हमें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बदहाली वाली जिंदगी से ऊपर आ जाएंगे। उसका दोस्त भी लालच में आकर उसकी बातों में आ जाता है और इसके लिए रेडी हो जाता है। तो उसी रात वह अपने दोस्त उस अपनी कार में बिठाकर अंडर वाटर सीवेज के पास आते हैं, जहाँ पर उसने अपना प्लान सोचा था। वह बैंक के सामने बने हुए गटर में से अपना मेजरमेंट टेप डालता है और पुल के रास्ते होते हुए नाले के अंदर जाते हैं। नाले में उतरते हैं तो उन्हें अपना वो मेजरमेंट टेप, उससे उन्हें पता चल जाता है कि वो बैंक के जस्ट नीचे होते हैं। वो बैंक से इस सुरंग की हाइट 18 मीटर होती है और वो लोग डिसाइड करते हैं बैंक के अंदर जाने का रास्ता यहीं से होगा। उसके बाद वो घर वापस आते हैं और सब दोस्त मिलकर बैठकर बातें करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं जो चोरी करने से पहले और बाद में आती है और किस तरह उसका हल निकालना है। फर्नांडो बैंक के बारे में सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन का पता कर लेता है। बताता है कि बैंक बंद होने के बाद शाम को मोशन डिटेक्टर शुरू हो जाता है, जिससे वो किसी भी इंसान की एक्टिविटी का पता लगा लेते हैं, जिससे अलार्म बज जाएगा और पुलिस को सिग्नल चला जाएगा और वो किसी भी वक्त आ सकता है। पर फर्नांडो बोलता है कि उसके पास एक ऐसा सूट है जिससे मोशन डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोशन डिटेक्टर इंसान की बॉडी की हीट को डिटेक्ट कर, लेकिन यह सूट पहनने के बाद पता नहीं लगा। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे मुश्किल टास्क है लॉकर्स को कैसे, वहाँ पर 400 से ज्यादा लॉकर है। अगर 1 मिनट भी एक लॉकर को खोलते हैं तो कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे और इतना वक्त हमारे पास नहीं है, तो इसलिए ऐसा तरीका निकालना होगा 2 से 3 घंटे में ये काम हो जाए।
और अभी हमें ये भी नहीं पता कि बैंक के अंदर कितना पैसा है। दिन में बैंक में जाएंगे, बैंक के बारे में सारी डिटेल इकट्ठा करेंगे, बैंक की सिक्योरिटी के बारे में, बैंक का मैप, पार्किंग, बैंक की बैक साइड, फर्स्ट फ्लोर, काउंटर्स, लॉकर, अंडरग्राउंड, एवरीथिंग। नेक्स्ट डे मारियो और फर्नांडो बैंक के अंदर जाते। फर्नांडो किसी कैमरे से बैंक के अंदर की फोटो खींच रहा होता, पर वह जानबूझकर कैमरा बाहर निकालता है और फोटो खींचने लगता, क्योंकि उसे अंडरग्राउंड सेफ्टी लॉकर और सिक्योरिटी रूम देख। ऐसा करते हुए सिक्योरिटी वाले उसे देख लेते हैं और उसे पकड़कर सीढ़ियों से नीचे होते हुए सिक्योरिटी रूम में ले जाते हैं, जो हमें बना। तो वहीं से गुजरते हुए लॉकर रूम को भी देख लेते। सिक्योरिटी वाले बिठाकर उसकी पूरी चेकिंग करते हैं, लेकिन उसकी चालाकी से वह पहले ही उसके अंदर की चिप निकाल लेता है, जिसके अंदर पूरा डाटा हो। उसके बाद सिक्योरिटी वाले उसको छोड़ देते। ये उसका एक प्लान होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो सिक्योरिटी ऑफिस, बेसमेंट और लॉकर्स की लोकेशन कभी उसको पता नहीं चल पाती। उसके बाद सब दोस्त एक बार फिर मिलते हैं और बैंक के मैप को अच्छे तरीके से स्टडी करते, और अभी उनको सब कुछ क्लियर हो जाए, कहाँ से उनको एंट्री करनी है, बैंक में किस जगह कौन से रूम है, कहाँ पर लॉकर है। अभी मारियो उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में जाता है, जिसमें एक अपना एक लॉकर खुलवाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि लॉकर की शेप और डिजाइन कैसी है और किस तरह से उसको खोलना है। बैंक से आने के बाद वह एक वैन की भी चोरी करते हैं, जिसमें बैंक से चोरी करने के बाद भागेंगे और उसका यूज करें। वो उस वैन के अंदर बैठे हुए होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इंक्वायरी करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एल्बर्ट पूरे कहता है कि ये सब उसके गेस्ट हैं, और इस तरह वो बाल बाल बच जाता। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, सुरंग के अंदर खुदाई कर रहे होते और उन्हें कई दिन बीत जाते हैं खुदाई करते हुए, और सब हताश दिखाई देते, क्योंकि इस काम में उन्हें कई अड़चने आ रही होती हैं। मारियो फर्नांडो को काम बंद करने के लिए बोलता है कि अभी मैं इस चीज पर ज्यादा पैसे नहीं लगा, क्योंकि अगर ये प्लान सफल नहीं हुआ तो उसके सारे पैसे डूब जाएंगे। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम सफल भी होंगे या नहीं। दोनों तरफ से मेरा ही नुकसान है, क्योंकि अब तक सारा पैसा मेरा ही लगा है, और अभी तक हम ये भी नहीं पता लगा पाए कि लॉकर खोलेंगे कैसे। फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेटा होता है खुले आसमान में, बहुत परेशान होता है और अपनी गर्लफ्रेंड को सारी बातें बताता है। तभी बातों बातों में गर्लफ्रेंड बोलती है कि ये तारे जो हमें भी दिखाई दे रहे हैं, जो वास्तव में भी है ही नहीं, ये करोड़ों साल पहले मर चुके हैं, बट उनकी लाइट हमारे पास अभी पहुंच रही है। इसलिए ऐसा होता है, जो चीजें दिखाई देती है वह नहीं होती। इससे उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक, वह तुरंत अपने दोस्तों के पास जाता है और बोलता है कि मेरे पास एक नया धांसू प्लान है। वो उनको बताता है हमें दिन में कस्टमर को अगवा करके पुलिस को ब्लैकमेल करके चोरी कर सकते हैं, और पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक वो हमारे पास कब्जे में रहेंगे, हमें 2-3 घंटे में लॉकर को खाली करेंगे। जैसे ही हमारा काम खत्म होगा, हम सुरंग से निकल जाएंगे, क्योंकि सुरंग के बारे में सिर्फ हमें पता है, किसी और को नहीं पता। बाहर पुलिस और सिक्योरिटी हमें चारों तरफ से घेर लेंगे और उन्हें यही लगेगा कि हम उसी रास्ते से बाहर आएंगे। जब तक कस्टमर और बैंक के लोग हमारे कब्जे में, हमें 2 से 3 घंटे मिलेंगे लॉकर्स को खाली करने को। जैसे ही हमारा काम खत्म होगा, हम सुरंग के रास्ते निकल जाएंगे, क्योंकि सुरंग के बारे में सिर्फ हमें पता है, किसी और को नहीं। साथ में मोशन सेंसर सिक्योरिटी वाला खतरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि दिन में इतनी सिक्योरिटी नहीं रहती। हमारा अंदर जाने का रास्ता अलग और बाहर जाने का रास्ता अलग। पुलिस बाहर ही वेट करती रह जाएगी। वह बाकी सबसे भी अपने प्लान के बारे में पूछता है और सब हामी भर। इस बार सब जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, और अगले दिन की चोरी का टाइम डिसाइड, किस किस की क्या जिम्मेदारी होगी यह डिसाइड करते हैं, और बचा हुआ काम पूरा करने में लग जाते हैं। उनमें से एक दोस्त को सुरंग में बचा हुआ काम करने के लिए जाना पड़ता। बाकी सब बैंक के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही जिस तरह उन्होंने डिसाइड किया था, उसी तरह अपने काम में लग जाते। बैंक के अंदर और बाहर जाने के सारे रास्ते लॉक कर देते हैं। सभी सीसीटीवी को तोड़ देते हैं। सब लोग मास्क पहन लेते हैं ताकि उनकी पहचान का पता ना लगे। 3 लोग ग्राउंड फ्लोर पर और 2 लोग फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और काउंटर पर कस्टमर और बैंक एम्प्लॉय को बंदी बना लेते। सिक्योरिटी रूम में बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड को एक्टिविटी का पता चल जाता है। वह तुरंत रेड बटन दबा देता है, जिससे पुलिस को तुरंत पता चल जाता है और 5 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले बाहर से चेतावनी देते, लेकिन फर्नांडो पुलिस को उल्टा चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने अंदर आने की कोशिश की तो वह लोगों को मार देगा। और उनमें से एक दोस्त सिक्योरिटी रूम में जाकर सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बना लेते, जिसने रेड बटन दबाया, और उसको बैंक से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो उनके काम में प्रॉब्लम ना खड़ी कर सके। फर्नांडो लॉकर रूम में जाता है और रूम में उसको जोर से आवाज सुनाई देती है। वह अलमीरा को हटाता है। वो देखता है कि सुरंग का काम पूरा हो चुका है। यह उसका वही दोस्त होता है जो सुरंग में काम कंप्लीट करने गया था, और वह अपने हाथों से खींचकर उसको बैंक के अंदर ले लेता है। वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब बहुत बड़ा टास्क जो कंप्लीट कर लिया है। वो लॉकर को खोलने की तैयारी कर। यह दोस्त एक स्पेशल मशीन लेके आता है लॉकर को खोलने के लिए। यह वही दोस्त होता है जिसे फर्नांडो सबसे पहले मिलने जाता है, जो एक मैकेनिक होता है। वह फर्नांडो को बताता है कि स्पेशल मशीन की इसी काम के लिए डिजाइन, और यह 10 सेकंड के अंदर ही लॉकर को खोल देगा। वो दोनों मिलकर लॉकर खोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह उन्हें यह भी पता चल जाता है कि बैंक के पास जो भी सोना और पैसे पड़े हैं, उसका कोई सटीक
कोई काउंटिंग नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। बाद मारियो पुलिस वाले के हेड को फोन करता है क्योंकि बैंक की छत पर मूवमेंट फील होती है। वह उनको वार्न करता है आप इन पुलिस वालों को वहाँ से हटा लो, नहीं तो मैं इन सबको मार दूंगा। उसको पता चल चुका होता है कि पुलिस वाले इस बैंक की छत पर आ चुके हैं। वह सिक्योरिटी गार्ड का फोन छीन ले। पुलिस के पास उसकी बातों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं, तो पुलिस वालों को वापस बुला लेता है, लेकिन स्नाइपर को पास वाली बिल्डिंग के ऊपर पोजीशन लेने के लिए ऑर्डर दे। कोई भी हलचल होती है, ये चोर कोई गलती करते हैं तो सबको निशाना बनाया जा सकता। उसके बाद पुलिस हेड मारियो को फोन करके बोलती वह सरेंडर कर दे। वह पूरी कोशिश करेगा कि कम से कम सजा हो। इसके बाद वह बैंक के गेट पर अपने पुलिस वालों को खड़ा कर दे, क्योंकि अपनी रिसर्च के द्वारा उसको पता चलता है कि बैंक के अंदर आने और जाने के दो ही रास्ते। लेकिन मारियो उसको मिनिस्टर से बात करने के लिए बोलता है। मारियो बहुत कॉन्फिडेंट है, बट मारियो पुलिस वालों की बात भी सुनता है और बोलता है कि वह अपने दोस्तों से डिस्कस करेगा। और उसके बाद दोबारा पुलिस वाला अभी भी नहीं जानता है कि ये लोग उनको मूर्ख बना रहे हैं और उनका प्लान कुछ और है। फर्नांडो ने सब दोस्तों के साथ डिसाइड किया होता है कि वह किसी भी कस्टमर को या किसी भी इंसान को कर्ज नहीं तो वहाँ पर। और उन्हीं बंधकों में एक बूढ़ी औरत भी होती है जिसका आज बर्थडे होता है। मारियो उसको चॉकलेट देता है, उसको बर्थडे विश और उसको बैंक से बाहर निकाल दे, फ्री कर दे। यह देखकर पुलिस वाले बहुत हैरान हुए। इतनी देर में मीडिया, स्पेशल फोर्स और बंधक लोगों, फैमिली वाले और रिलेटिव्स की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मारियो पुलिस वाले को दोबारा फोन करता है कि वह उनकी धमकी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी कई साल जेल में बिताई। उसे मिनिस्टर से बात करनी है। इस बार फिर से पुलिस वाले को उसकी बात माननी पड़ती, बट वह उससे 1 घंटे का टाइम मांगता। 1 घंटे के अंदर मिनिस्टर आ जाता है, लेकिन वह मिनिस्टर को बहुत भला बुरा कहने लगता है और बोलता है कि तुमने देश को लूटा है, देश की पब्लिक को मूर्ख बनाया है, तुम देश के लिए नहीं अपने लिए काम कर रहे हो, तुम सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हो। उसके बाद बात से पलट जाता है और पुलिस वाले को बोलता है कि उसके द्वारा दिए गए सरेंडर वाले सुझाव पर विचार करेगा और उसे अपने लॉयर से बात कर। वह बड़ी चालाकी से एक बंधक बनाए हुए इंसान फोन लेता है, उसका नंबर डायल करवाता है और फिर मारियो जो उसके पास में बैठा होता है उस अपनी आवाज बदलकर लॉयर बनकर बात कर। वह ये उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। उसका असली उद्देश्य होता है टाइम वेस्ट वालों की पैसा निकालकर सुरंग से पैसे ले निकल सके। असल में मारियो चालाक होता है और इन हालातों में पुलिस वालों से नेगोशिएशन कैसे किया जाता है उसके ऊपर उसने पहले से रिसर्च और ट्रेनिंग की थी, इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंट। पुलिस वाले लॉयर वेट करते हैं, जब वो नहीं आता तो दोबारा फोन करने की कोशिश की जाती है, बट नंबर बंद आ रहे हो। इस वजह से पुलिस वाले को उनको पर शक हो जाता है और उस नंबर को ट्रेसिंग पर डालने के लिए बोलता। उसका एक कलीग उसको बताता है कि जिस नंबर से उनकी बात हो रही थी वो नंबर बैंक के अंदर ही है। सब लोग मिलकर सोना की समस्या बांध लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और सुरंग के जरिए अपनी बोट में डालना शुरू कर दे, जो कि उन्होंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। उसके बाद वो लोग सभी बंधकों को ऊपर वाली मंजिल पर ले जाते हैं और वहाँ पर उनको बाद में अपने हथियारों को उधर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके ये सभी गन्स और पिस्टल्स नकली होते। उनके प्लान में पहले से ही शामिल था, क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, क्योंकि अगर वो किसी को नुकसान पहुँचाते तो उनके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग केस हो जाता। ये लोग सब चोरी और हेराफेरी करने वाले थे, मर्डर नहीं। फर्नांडो ये सब भी जानता था कि चोरी करने में और मर्डर करने में कौन कौन सी धाराएं लगेंगी। तभी उधर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले का ध्यान गटर की ओर जाता है, ऊपर ही वो खड़ा। अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है और वो उन चोरों की चालाकी को पकड़ लेता है। अपनी टीम के साथ नाले की ओर दौड़ता है। चोरों ने नाले के अंदर लकड़ियों का छोटा सा बांध बना रखा था, जिससे पानी का बहाव दूसरी दिशा में चला जाए और उस रास्ते से दूसरी तरफ निकल जाए। इस तरह से वो पुलिस वालों को चकमा देना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। जब तक पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, टीम और स्नाइपर्स को लेकर वो निकल चुके होते हैं। बैंक के अंदर कस्टमर काफी टाइम से लेटे होते हैं, पर उनको जब कोई हलचल नहीं दिखती, वो हिम्मत कर डेस्क तक जाते हैं और अपने फोन उठाकर अपने घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि वो सभी सेफ हैं और चोर भाग गए। पुलिस वाले ग्लास का मेन डोर तोड़कर बैंक के अंदर आते हैं और बंधकों को एक एक कर बाहर निकालते हैं और तुरंत एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजते हैं। उधर पुलिस वाले उस जगह का पता भी लगा लेता है जहाँ से चोर बैंक से भागकर बाहर की तरफ निकले हैं, लेकिन वो देखता है उस जगह पर एक बॉम्ब रखा हुआ है। वह उसकी अच्छी तरह से मुआवना करता है और बाद में पता लगा लेता है कि ये बॉम्ब भी नकली है। वो मायूसी से सिर्फ देखता रह जाता है। उधर चोर थोड़ी दूर जाकर गटर के बाहर से निकलते हैं और सारा पैसा उस वैन में डाल देते हैं जिसे उन्होंने चोरी किया था। और इन सब के फिंगरप्रिंट भी पुलिस को नहीं मिलते, क्योंकि ये सब हाथों में ग्लू लगा कर गए थे, जिससे उन उंगलियों के निशान कहीं पर भी नहीं मिले। ये खुफिया जगह पर जाकर सारा पैसा, सोना और ज्वेलरी आपस में डिवाइड कर लेते। उसमें से आधे खजाने को किसी खुफिया जगह पर छुपा देते हैं, जिसके बारे में सिर्फ 5 दोस्तों के अलावा किसी और को नहीं पता होता है, ताकि कल अगर उनकी चोरी पकड़ी जाए तो पूरा पैसा पुलिस के हाथ ना लगे। इसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं। कई महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये सब अपने तरीके से लग्जरी लाइफ जीते हैं, महंगे घर, कार, पार्टी, लेकिन कहते हैं कि गलत तरीके से कमाई दौलत ज्यादा दिन नहीं टिकती।
अल्बर्टो का किसी और दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप, ये बात उसकी वाइफ को पता चल जाती है और वो झगड़ा करती है और गुस्से में पुलिस स्टेशन जाकर खुद एफआईआर करवाती है कि दिन दहाड़े हुई रियो बैंक की चोरी के बारे में उसको सब कुछ पता है, जो कुछ महीने पहले हुई थी। गटर के रास्ते मेरे पति और उसके दोस्तों ने मिलकर यह चोरी की थी, मुझे सब पता है। पुलिस टास्क फोर्स बनाकर इन सबको एक साथ छापा मारती है और सबको अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लेती है। सबको जेल हो जाती है। केस चलता है। बैंक ऑफिशियल इन सब के ऊपर 25 मिलियन कैश और 20 किलो सोने का आरोप लगाते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि बैंक के पास कोई प्रूफ नहीं होता इनके पास कितना कैश और गोल्ड हो, क्योंकि सेफ्टी लोकस पर्सनल प्रॉपर्टी होते हैं। बैंक के पास कोई रिटर्न वैल्यूएशन नहीं होता, जिसका फायदा चोरों को होता है। बैंक की तरफ से केस कमजोर हो जाता है, इस हिसाब से उनको सिर्फ पैसों की चोरी का ही मुकदमा चलाया जाता है और यहाँ नुकसान ओनली इंश्योरेंस कंपनी को होता है, क्योंकि उन्होंने चोरी के दौरान किसी भी इंसान को एक खरोच तक नहीं पहुंचा। उनके पास से सिर्फ पुलिस को 2 मिलियन कैश और कुछ किलो सोना ही मिलता है। उनको सिर्फ 7 महीने की सजा होती है, क्योंकि उन्होंने चोरी के दौरान नकली हथियारों का उपयोग किया। यह सब फर्नांडो की मास्टरमाइंड प्लानिंग का कमाल। इससे उन्हें अब बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि उनके जुर्म के हिसाब सजा कुछ भी नहीं है। जेल से बाहर आने के बाद वो खजाने को निकालते हैं और फिर से वही लग्जरी जीवन जीते हैं और यहीं पर फिल्म का दी एंड हो जाता है। आपके रेफरेंस के लिए मैं रियल फोटो भी शेयर करना हूँ, आप इन फोटो में देख सकते हैं फर्नांडो पुलिस वालों के पास से गुजरता है पर किसी को उसके ऊपर शक नहीं होता। If you like this movie, please subscribe and share this video. इससे आपका प्यार और हमारा कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। जय हिंद।